फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पाषाण काल का जो पहला पार्ट होता है जिसको बोला जाता है पूरा पाषाण काल। ये यहाँ पर आपको लिखा नजर आ रहा होगा, पूरा पाषाण काल। देखिए, हमने पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना होता है। पहला होता है हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है हमारा नव पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था, जिसमें पहला था हमारा निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा था हमारा उच्च पुरा पाषाण काल। देखिए, जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है वो जा करके पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ जाएगा। इससे आपको कोई समझने में परेशानी नहीं होगी। देखिए, अब हम इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जो पिछली वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किया था उसके बारे में और थोड़ा सा आपके पास में आपके साथ मिलकर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाए और वो भी अच्छे से समझ आ जाए। जब पूरा पाषाण काल को हम लोग पढ़ रहे थे तो पूरा पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा था कि इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक होता है हमारा निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा होता है हमारा मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा होता है हमारा उच्च पुरा पाषाण काल। इस निम्न पुरा पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि निम्न पुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट जैस्पर पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, क्वार्टजाइट जैस्पर पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके हमने उसके पत्थरों को भी पढ़ा था कि चॉपर, चॉपिंग टेबल पत्थर और हस्त कुठार नामक ये 2 औजार बनाते थे वो। चॉपर चॉपिंग के बारे में हम लोगों ने बता दिया था कि पत्थर को एक तरफ से अगर काटा जाए, तो गोल पत्थर अगर कोई है तो पेबुल कहलाता था। एक तरफ से अगर पत्थर को काटा जाए तो चॉपर कहलाता था, और दूसरी तरफ से भी पत्थर को काट कर अगर नुकीली धार बना दी जाए तो उसको चॉपिंग बोला जाता था। ठीक है, ये हमने आप लोगों को समझा दिया था, पिछली वीडियो में है, आप जाकर के उस पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल को हम लोगों ने कहा था कि एक खाद्य संग्राहक काल था, भोजन संग्राहक काल था, या शिकारी युग भी इसी को बोला जाता था। क्या ये था? शिकारी युग था। कौन सा? पूरा पाषाण काल। ये मध्य पाषाण काल नहीं, पूरा पाषाण काल। इसी को ही शिकारी युग भी बोला जाता था, पूरा पाषाण काल को ही। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि भाई इस समय मानव केवल और केवल शिकार पर निर्भर था। कहाँ पर? केवल शिकार पर निर्भर था, दूसरा उसका कोई काम नहीं था। अगर उसे भूख लगती थी तो शिकार के लिए निकल जाता था और शिकार करता, अपनी भूख मिटाता और फिर आराम से एक जगह पड़ा रहता था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें चर्ट, फिल्ट जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद हमने उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। उच्च पुरा पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? कि भाई आधुनिक ढंग के मानव का उदय हो गया था। कब? उच्च पुरा पाषाण काल में। उच्च पुरा पाषाण काल में जब आधुनिक ढंग के मानव का उदय हो गया था तो भाई आज के आधुनिक ढंग का मतलब मॉडर्न ह्यूमन। आधुनिक मानव मतलब मॉडर्न ह्यूमन, और मॉडर्न ह्यूमन जो आज के समय का मानव है भाई, वो तो भाई अपना दिमाग आज के समय की तरह चलाएगा जरूर। उसने सोचा, उसने क्या देखता है कि भाई जब हम जंगल में जाते हैं दूसरे पशुओं का शिकार करने, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हिंसक पशुओं का हम खुद भी शिकार बन बैठते हैं। जब हम खुद हिंसक पशुओं का शिकार बन बैठते हैं तो उससे भी हमें बचना है। तो इसके आगे की कहानी हम आपको एक कहानी के माध्यम से आगे की हिस्ट्री आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल की ही बात है, ये कोई सच्ची कहानी नहीं है, ये अब एक काल्पनिक है, बनाई हुई कहानी है। ठीक है, एक परिवार ए रहता था और एक परिवार बी रहता था। ए के पिताजी एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। शिकार करने के लिए जब जंगल में निकल जाते हैं तो कहा जाता है कि वो पूरा पाषाण काल में गए थे और आज तक भी वो लौटे नहीं। तो भाव समझ में आ रहा है आपको कि वो किसी हिंसक पशु का शिकार बन गए। जब वो शिकार करने के लिए जंगल में गए थे तो किसी हिंसक पशु का खुद ही शिकार बन बैठे। उसके कुछ समय बाद ये बी के पापा भी शिकार करने के लिए जाते हैं। बी के पापा जैसे ही शिकार करने के लिए जाते हैं तो बी की मम्मी सामने आ जाती हैं और कहती हैं कहीं ऐसा ना हो कि एक की मम्मी की तरह मुझे भी आपका इंतजार करना पड़े। अब ये कहते हैं कि ऐसा क्यों बोल रही हो, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कैसे होगा। ऐसे में बी की मम्मी उनसे कहती हैं कि जिन पशुओं को हम मारते हैं, जिन पशुओं को हम जंगल में जाकर के मारते हैं, क्यों ना ऐसा करें उन पशुओं को अपने घर पर लाकर पाल लें, बहुत सारे घर पर लाकर बांध लें, और जैसे जैसे हमें भूख लगती रहेगी वैसे वैसे उन्हें उनका हम शिकार करते रहेंगे। ये आदि मानव को ये बात समझ में आ गई, और उसने वहीं से पशुओं को पकड़ पकड़ कर उन्हें पालना शुरू कर दिया, पशु पालना शुरू कर दिया।
अब जैसे ही आदि मानव ने पशुओं को पालना शुरू किया तो हमारे इतिहासकारों ने एक लकीर खींची कि अब भाई मध्य पाषाण काल आ गया। यहाँ तक आपको बात समझ आती है कि पशु पालन को कब शुरू किया आदि मानव ने, कब शुरू कर दिया था? मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू कर दिया गया था। अब देखिए मध्य पाषाण काल को हम लोग शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में आपको ये लिखा नजर आ रहा होगा, इस काल में मानव द्वारा पत्थर के बने लघु पाषाण, लघु मतलब छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे उपकरणों का प्रयोग किया गया। लघु पाषाण उपकरणों को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहा गया है। देखिए लघु पाषाण का मतलब क्या होता है? माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे पत्थरों का, छोटे छोटे पत्थरों से औजार बनाते थे। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्योंकि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों से बनाते थे और नव मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों से औजार बनाने लग गए। ऐसा क्यों? देखिए जब उस समय जंगल में जाता था तो भाई पशु भागते भी होंगे, उनके पीछे भी भागना पड़ता होगा, तो जितनी ज्यादा भारी चीज उनको मारेगा उतना जल्दी शिकार कर सकता है उसका। ये बात तो आपको समझ आ रही है? जंगल में अगर वो शिकार करने के लिए जाएगा तो जितना भारी चीज और जितना नुकीली चीज से पशु को मारेगा उतना जल्दी वो मर जाएगा और उसका शिकार कर लेगा। लेकिन जब मध्य पाषाण काल में आकर पशु खुद उसके घर पर हैं, पशु खुद उसके घर पर हैं, बंधे हुए हैं और उसको कहीं भागने वाले भी नहीं, उनको मारना है तो बड़े औजार क्यों उठाएगा? इस बार बड़े औजार क्यों उठाएगा? क्यों इतने भारी औजार उठाएगा? इतने भारी पत्थर क्यों उठाएगा? वो छोटे छोटे पत्थरों के औजार बना लेगा और उसी से अपना शिकार कर लेगा। इसमें ये बात आपको समझ आती है। तो यही कारण था कि पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल की अपेक्षा कुछ बड़े औजार होते थे और मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल की अपेक्षा कुछ छोटे औजार होते थे। अब यहाँ पर देखो जब आदि मानव ने पशु पालना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने शिकार करना बंद कर दिया होगा। शिकार करता रहा अभी भी, बस प्रायोरिटी चेंज हो गई। यहाँ पर इस समय सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वो किसको देने लगा? पशुपालन को। किसको? पशुपालन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने लगा इस समय। कब? मध्य पाषाण काल में। और दूसरे नंबर पर रख दिया उसने शिकार को। केवल दो काम है। अब कितने काम है? केवल दो काम है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें ये लाइन हम लोगों ने पढ़ी है, इस काल में मानव द्वारा पत्थर के बने लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया गया और लघु पाषाण उपकरणों को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहा गया है। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने आपको बता ही दिया है कि छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाता था। क्यों? क्योंकि अब मानव के घर पर ही पशु हैं, तो घर पर है तो भाई उन्हें भागने की जरूरत नहीं है कहीं भी, वहीं बैठकर आराम से अच्छे से उनको शिकार कर सकता है। उसके बाद इसके पत्थरों के बारे में अगर हम देखें तो इस काल में स्फटिक कर्नेलियन पत्थर के बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। देखिए जब पूरा पाषाण काल में हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्वार्टजाइट जैस्पर पत्थर और जैस्पर चर्टफील्ड पत्थर का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यहाँ मध्य पाषाण काल में जो पत्थर है कौन से हैं? स्फटिक और कर्नेलियन पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा है। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इसकी कंपेयर अगर हम पूरा पाषाण काल से करें तो पत्थर और थे और यहाँ पर पत्थर और है। क्यों? क्योंकि इस बार पशु हमारे घर पर ही हैं और घर पर ही उनका शिकार करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में मानव द्वारा पशुओं को पालतू बनाया गया। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी है और इसी से क्वेश्चन अधिकतर बनता है कि किस काल में मानव द्वारा पशुओं को पालतू बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें और अपना देखते हैं, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य होशंगाबाद मध्य प्रदेश। देखो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ये मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है होशंगाबाद और फिर दूसरा उसके साथ साथ बागोर, राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बागोर। इन दो जगहों से सबसे पहले क्या होता है भाई? पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो हमारे खोजकर्ता थे उन खोजकर्ताओं ने देखा कि सबसे पहले इन्हीं पर प्राप्त हुए, तो उन्होंने बोल दिया कि सबसे पहले यहीं पर पशु पाले गए, सबसे पहले हमें तो यहीं मिले हैं तो हमारे हिसाब से तो यहीं पर पाले गए। बस क्या करना। आपको क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से किस जगह पर सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए? अगर होशंगाबाद आए तो होशंगाबाद लगाना है और अगर बागोर आए तो बागोर लगाना है। कभी अगर ऐसा हो जाए कि दोनों आ जाएं, ठीक है, अगर ए में आ जाए होशंगाबाद और बी में आ जाए बागोर तो सी में पक्का आएगा आपको ये दोनों, तब आपको लगाना होता है ये दोनों। ठीक है, या तो एक अकेला आएगा, ये दोनों अगर आएंगे तो सी में ये दोनों लिखा हुआ आएगा, या फिर ये दोनों एक ही ऑप्शन में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए आगे देखिए,
अगला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में शिला पर चित्रकारी के साक्ष्य है। शिला का मतलब होता है पत्थर, शिला का मतलब भी पत्थर होता है। पत्थर की एक चट्टान सी होती है, उस पर चित्रकारी करते हैं ये लोग। शिला पर चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में, अब्दुल्लागंज रायसेन जिले, ठीक है, मध्य प्रदेश। और यहीं से यौन संबंध के साथ साथ बच्चे के जन्म की चित्रकारी भी मिलती है। देखिए, एक तो यौन संबंध की चित्रकारी, ठीक है, यौन संबंध बनाने की चित्रकारी मिलती है, और साथ ही साथ बच्चे का जन्म हो रहा है ऐसी कुछ चित्रकारी पत्थर पर ही बनी हुई मिलती है। ये दोनों हम चित्र हमें बने हुए कहाँ पर मिलते हैं? पत्थर पर मिलते हैं। और मिलते कहाँ से हैं? भीमबेटका से, मध्य प्रदेश से मिल जाते हैं, ठीक है। भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय से युद्ध के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है सराय नाहर राय। क्या नाम है? सराय नाहर राय। यहाँ से युद्ध के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों माना इन्होंने कि भाई यहाँ पर युद्ध हुआ होगा? इन्होंने देखा पत्थर इधर उधर उबड़ खाबड़ में पड़े हुए हैं, जो इनके औजार थे वो इधर उधर पड़े हुए हैं, जो पत्थरों से इन्होंने कुछ किसी को मारने के लिए औजार बनाए गए होंगे, इधर उधर पड़े हैं, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें इनको मिली जिससे कि इन्हें लगा कि यहाँ पर युद्ध जरूर हुआ होगा, यहाँ पर कोई ना कोई लड़ाई हुई होगी। इधर उधर पड़े हैं, कोई भी चीज सीक्वेंस में पड़ी हुई नहीं थी। तो हमारे जो खोजकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया कि सराय नाहर राय से, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय से युद्ध के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। अब देखो, हम बार बार कह रहे हैं कि खोजकर्ताओं ने अनुमान लगाया। अनुमान क्यों नहीं लगाते? हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये पढ़ रहे हैं हम कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल के कोई भी लिखित प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। जब लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं तो उसके बारे में तो अनुमान ही लगाया जाएगा। जब लिखित में हमें कुछ नहीं मिल रहा है और उस समय का बताने वाला भी कोई नहीं बचा है, तो हम उसके लिए जैसे जैसे चीजें मिलेंगी वैसे वैसे हमको अनुमान ही तो लगाना है। तो चीजों को समझते हुए चलिए आप, ठीक है। उसके बाद फिर सराय नाहर राय के बारे में बताया गया है। देखो, एक तो सराय नाहर राय में बताया गया है क्या? युद्ध के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मतलब जो वॉर है, वॉर के एविडेंस हमें मिल जाते हैं। फिर दूसरा, सराय नाहर राय से ही हत्या का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए, क्योंकि यहाँ के कंकाल से सिर से पत्थर घुसा हुआ मिला है। देखिए, जहां पर युद्ध हुआ है तो जाहिर सी बात है, अगर युद्ध होगा तो हत्या भी जरूर होगी। अगर युद्ध होगा तो युद्ध में हत्याएं भी होती हैं, लोग मारे जाते हैं। तो जहां पर युद्ध हुआ होगा वहीं पर हत्या के साक्ष्य भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। अगर आपको याद हो रहा है कि भाई युद्ध कहाँ पर हुआ था सबसे पहला? सराय नाहर राय में, तो हत्या भी सबसे पहली सराय नाहर राय में ही होगी, ठीक है। कैसे अनुमान लगाया? देखो, ये भी अनुमान से उन्होंने बोला है, ठीक है। ये भी उन्होंने अनुमान से, एक तो उन्हें इधर उधर चीजें पड़ी हुई मिल गई, फिर दूसरा किसी के कंकाल से पत्थर घुसा हुआ मिल गया, कंकाल इधर उधर पड़े होंगे, तो इन्होंने अनुमान लगाया कि युद्ध हुआ और यहाँ पर हत्याएं की गई, ठीक है। आपको ये बात समझनी है, जहां पर युद्ध हुआ होगा वहां पर हत्या भी जरूर होगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको याद हो जाना चाहिए, सराय नाहर राय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, यहाँ सराय नाहर राय से हत्या का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और यहाँ के कंकाल के सिर से पत्थर घुसा हुआ मिला है, ठीक है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। मानव द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य इसी काल से प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद के चोपनी मांडो से मिट्टी के बर्तन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। देखो, यहाँ देखो, जब हम बात करते हैं किसकी? मानव के द्वारा मिट्टी के बर्तन की। मिट्टी के बर्तन कब बनाएगा? जब भाई वो कहीं स्थायी रहने लग जाएगा। अगर अस्थायी रहेगा तो क्यों बर्तन बनाएगा? अगर वो अस्थायी रहेगा तो क्यों बर्तन बनाएगा? कम से कम कुछ समय के लिए स्थायी रहे, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए स्थायी रहे, तभी तो वो बर्तन बनाएगा। तो जहां पर बर्तन बनाएगा वहीं पर ही तो क्या उसकी झोपड़ी भी होगी, ठीक है। मिट्टी के बर्तन, इसमें केवल और केवल क्या लिखा हुआ है? हमारे मिट्टी के बर्तन। इसमें लिखा हुआ है मानव द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य इसी काल से प्रारंभ हुआ। मतलब मध्य पाषाण काल से ही मानव द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर देता है मानव, कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आदि मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य कब स्टार्ट कर दिया था? तो हमारा मध्य पाषाण काल में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है।
ये बात आपको समझ आनी चाहिए। मध्य पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य आदि मानव ने स्टार्ट कर दिया था। और यहीं पर लिखा हुआ है इलाहाबाद के चोपनी मांडो, जो अब वर्तमान में क्या कहलाता है, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज के चोपनी मांडो से मिट्टी के बर्तन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। चोपनी मांडो एक स्थान है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर चोपनी मांडो एक जगह है जहाँ से मिट्टी के बर्तन के सबसे पहले एविडेंस मिले। भाई मिट्टी के बर्तन इतने कई हजार साल पुराने मिट्टी के वहाँ पर बर्तन पड़े हुए हैं, तो भाई वो तो बेकार हो गए होंगे, अगर उसे उठाओगे तो उठकर तो आएंगे नहीं, मिट्टी बन गए होंगे, लेकिन उसके साक्ष्य मिले, ऐसा लगा कि ये मिट्टी के बर्तन हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, चोपनी मांडो से झोपड़ी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ, चोपनी मांडो से ही किसके साक्ष्य, झोपड़ी के साक्ष्य। देखिए हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जहां पर बर्तन होंगे तो बर्तन कहां पर होंगे, जहां पर उसका घर होगा। जहां पर घर होगा आदि मानव को, वहीं पर तो बर्तन होंगे। सड़क पर तो वो लेकर बर्तन बैठेगा नहीं, और सड़कें भी उस समय कहाँ होंगी, उन्होंने कहाँ सड़कें बनाई होंगी। ठीक है, एक नंबर के तो बकलोल थे, कहाँ सड़कें बनाएंगे वो। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे, अगर पढ़े लिखे होते तो कम से कम लिख कर कुछ एविडेंस छोड़ कर जाते हमारे लिए, इस तरह से खोजकर्ताओं को भटकना ना पड़ता। ठीक है, और हम बार बार कह रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल के कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। क्वेश्चन कई बार आपसे ये बन जाता है, कई बार आपसे पूछ लेता है कि किस काल के लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, तो किस काल के नहीं मिले हैं, प्रागैतिहासिक काल के नहीं मिले हैं। और प्रागैतिहासिक काल में ही हम पढ़ रहे हैं कौन सा काल, पाषाण काल। और पाषाण काल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में, जिनमें एक था पूरा पाषाण काल, और दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। और इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा काल पढ़ रहे हैं, मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो देखो बात करते हैं इस पॉइंट की, चोपनी मांडो से झोपड़ी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। देखिए मधुमक्खी का छत्ता इस तरह से होता है, इस तरह से बनाता है। अब इसी छत्ते को उल्टा कर दिया जाए तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, वो इस तरह से अपनी झोपड़ी बनाता था, थोड़ी सी यहाँ पर निकलने के लिए ये जगह छोड़ देता था। ठीक है, ये इस तरह से इसने बना दिया, ये यहाँ पर क्या बन गया, उसकी झोपड़ी की किस तरह की होती, मधुमक्खी के छत्ते जैसी, चारों तरफ से बंद, और यहाँ पर थोड़ा सा निकलने का रास्ता छोड़ देता था। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें चोपनी मांडो से प्राप्त होते हैं। और किस किस आकृति में है, किस शेप में है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी शेप में। ठीक है, क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए ये बन जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे झोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमारा चोपनी मांडो से प्राप्त होते हैं। कभी कभी आपको देखो क्वेश्चन पेपर में जब बैठते हैं ना, तो हॉल में जाने के बाद हमें चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, तो हमें सटीक जानकारी होना चाहिए, तभी जाकर हम ठीक ठाक कर देते हैं। ठीक है, वरना अगर 50-50 में बंदा घूम घूम गया तो फिर गया। ठीक है, दूसरी बात, अगला पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि इस काल में उत्तर प्रदेश के महदहा, ये महदा लिखा गया, यह महदहा, महदहा से सिलबट्टे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिलबट्टा, देखिए गाँव में तो आज भी सिलबट्टा होता है, गाँव में तो आज भी सिल पर ही मसाला पीसा जाता है। मसाला जो हमारी सब्जी बनाई जाती है, ठीक है, मिर्च मसाला धनिया जो भी होता है, इस सबको कहाँ सिल पर पीसते हैं। ऊपर एक छोटा सा पत्थर होता है, उससे उसको रगड़ दिया जाता है, रगड़ रगड़ कर उसका बारीक कर दिया जाता है, और बारीक करके उसे सब्जी में डाला जाता है। लेकिन शहरों में क्या होता है भाई, पिसे हुए आ जाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी पिसे हुए ले आते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन शहर में भी बहुत सारे अभी लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी सिलबट्टे का प्रयोग करते हैं, लेकिन गांव में तो सभी लोग करते हैं अभी भी। ऐसा गांव में तो हमेशा करते हैं, हमेशा तो कह नहीं सकते, गांव में भी अभी थोड़ा आ गया है, पिसे हुए मसाले लेने लगे हैं गांव में भी। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि इस काल में उत्तर प्रदेश के महदहा से सिलबट्टे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब सिलबट्टे का साक्ष्य प्राप्त हुआ, भाई सिलबट्टा किसका बना होगा, पत्थर का बना होगा। और हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं, पाषाण का मतलब ही पत्थर होता है, पत्थरों का काल। ठीक है, उस समय तो ज्यादातर काम किसका होगा, पत्थरों का होगा। ठीक है, हमने बात की थी कि मध्य पाषाण काल में जब आदि मानव आ जाता है, तो उस समय वो पशुओं को पालना शुरू कर देता है। और पशुओं को पालने का मतलब ये नहीं कि उसने शिकार करना बंद कर दिया हो। जब शिकार करेगा, कैसे करेगा, जो घर पर पशु पले हुए हैं उन्हीं का शिकार करेगा। ठीक है, प्रायोरिटी यहाँ पर चेंज कर दी गई थी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देगा, पशुपालन को, और दूसरे नंबर पर रखेगा किसको, शिकार को। ठीक है, यहाँ पर बात सभी को समझ आ जाती है। उसके बाद सिलबट्टे की हम लोग बात कर रहे थे, भाई जब वो एक जगह पशु पाल रहा है अपने,
रह रहा है तो सिलबट्टे का भी कुछ ना कुछ प्रयोग कर सकता था, कुछ ना कुछ वो पीसता होगा जरूर, कोई ना कोई चीज तो पीसता होगा, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, इस काल में जहां सराय नाहर राय से सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए वहीं महदहा से स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। अब देखो इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी कोई ना कोई परंपराएं भी होती होंगी। क्या परंपरा? कोई ना कोई अपनी परंपरा भी उन लोगों ने बना रखी होगी। क्यों? सराय नाहर राय से सावधान मतलब जहां पर शव को दफनाया जाता है, जहां पर मृत शरीर को दफनाया जाता है उसको बोला जाता है शवाधान। ठीक है, जहां पर मृत शरीर को दफनाया जाता है, अवशेषों को दफनाया जाता है उसे शवाधान बोला जाता है। जैसे कि कब्रिस्तानों में दफनाया जाता है, ठीक है, कब्रिस्तान में, ठीक है, वैसे को बोलते हैं शवाधान। यहाँ से शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, केवल समाधान तो नहीं मिल रहे, साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। देखो इस समय के सारे एविडेंस मिलते हैं हमें, थोड़े थोड़े साक्ष्य मिलते हैं, प्योर कोई चीज हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि काफी कई हजार साल पुरानी बात है, तो प्योर कौन सी चीज मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो केवल साक्ष्यों से ही पता लगेगा, कुछ छोटे छोटे एविडेंस मिलेंगे, हम उसी से पता लगेगा। ठीक है, ये प्राप्त हुए वही महदहा से। देखो सराय नाहर राय से सावधान, देखो सराय नाहर राय पर हम फिर से आए। सराय नाहर राय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से सबसे पहले युद्ध के साक्ष्य मिले। कैसे? युद्ध के साक्ष्य मिले, उसके बाद हत्या के साक्ष्य। जहां पर युद्ध हुआ होगा वहां पर हत्या भी जरूर हुई होगी, और जहां पर हत्या होगी तो उसके शव को कहीं ना कहीं दफनाया भी जाएगा, कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाया जाएगा, तो शवाधान भी जरूर होंगे। ठीक है, शवाधान भी जरूर होंगे। तो अगर आपको याद है कि युद्ध कहाँ पर हुआ था तो आपको याद हो जाएगा हत्या सबसे पहले कहाँ पर हुई, तो आपको याद हो जाएगा शवाधान भी कहाँ पर मिले। ठीक है, यहाँ पर आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान देना इस बात को, युद्ध जहां पर हुआ वहीं हत्या होगी और वहीं शवाधान भी होंगे, वहीं शवों को दफनाया भी जाएगा, वहीं उनको दाबा भी जाएगा। उसके बाद इसमें एक पॉइंट अगला हम पढ़ रहे हैं, इसी पॉइंट में महदहा से स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। देखिए अभी इस बात से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कोई ना कोई इनकी अपनी परंपरा भी होती होगी, अपनी कोई ना कोई परंपरा भी होती होगी। जब पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है, किसकी? मातृ देवी की। मातृ देवी की ये लोग पूजा करते थे, मातृ देवी की अगर मूर्ति मिलती है तो ये मातृ देवी की पूजा करते होंगे। जब ये लोग इस चीज को जानते थे, पूजा पाठ को जानते थे, तो इनकी कोई ना कोई परंपरा भी होगी। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि जो स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया जा रहा है तो कोई ना कोई इनकी परंपरा होगी। या तो ऐसा होता होगा अगर किसी के पति की मौत पहले हो जाती है तो स्त्री को भी उसके साथ साथ दफनाना पड़ जाता होगा, चाहे जिंदी हो या मरी हो। ठीक है, या अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी स्त्री की अगर मौत हो गई तो उसके पति को भी साथ साथ दफनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़ेंगे कि मृत शरीर के साथ कुत्ता दफनाया जाता, कुत्ते को पढ़ेंगे, वैसे ही इनकी भी कोई ना कोई अपनी परंपरा होगी। अनुमान बस हम केवल यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि इनकी भी अपनी कोई ना कोई परंपरा थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या? मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल द्वारा 1857 ईस्वी में दी गई। देखिए ये हमसे पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल की जानकारी सबसे पहले किसने दी, तो किसने दी? ये थे कार्लाइल। ठीक है, कार्लाइल द्वारा कब दी गई? 1857 ईस्वी में दी गई। किसके द्वारा? कार्लाइल के द्वारा। यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने और कब दी, तो कार्लाइल ने दी। और कब दी? 1857 ईस्वी में दी। ठीक है, जिस समय हमारे देश में विद्रोह चल रहा था, 1857 की क्रांति, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे उसे। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा, मध्य पाषाण काल में कृष्ण लोहित। कृष्ण लोहित का मतलब होता है काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। देखो यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है, काले व लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। काले और लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें कृष्ण लोहित मृद भांड बोला जाता है। मृद भांड आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, मृद भांड मिट्टी के जो कच्चे बर्तन होते हैं उनको बोला जाता है। एक होता है टेराकोटा। क्या होते हैं? टेराकोटा। वो अभी आगे चलकर हम आपको बता देंगे मृद भांड और टेराकोटा में फर्क क्या होता है। मृदभांड और टेराकोटा। ठीक है, पॉइंट क्या था हमारा? मध्य पाषाण काल में कृष्ण लोहित मृदभांड मतलब काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये पॉइंट हो जाता है समाप्त। उसके बाद थोड़ा सा हम इसके बारे में अगर देखें, भाई हम पढ़ रहे थे मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण
काल में आदि मानव ने क्या शुरू किया? पशु पालना शुरू किया। क्या शुरू किया? पशु पालना शुरू कर दिया। आदि मानव ने जब पशु पालना शुरू कर दिया तो भाई जो पशु पालेगा उसके चारे की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। जो पशुओं को पालेगा उसके चारे की जिम्मेदारी, उसके खाने पीने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? जो उनको पालेगा। अब भाई उस समय इनकी खेती तो होती नहीं थी, ऐसा नहीं कि इन्होंने अपने खेत में ज्वार बो रखी है उसे काट कर ले आएंगे और खिला देंगे, ऐसा तो नहीं है। क्या करते थे? ये मैदानों में अपने पशुओं को लेकर के जाते। कहाँ पर? मैदानों में अपने पशुओं को लेकर के जाते और वहां पर चरने के लिए छोड़ देते थे। वहां पर ये चरते रहे। अब कोई किसी मैदान में पशु चर रहे हैं और रोज उसी मैदान में चरेंगे पशु, तो वहां की घास भी जरूर खत्म होगी। अब घास खत्म होगी, इस मैदान की घास खत्म होगी तो दूसरे मैदान की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, एक मैदान की घास अगर खत्म होगी तो दूसरे मैदान की तरफ आदि मानव को जाना पड़ेगा। और जैसे ही दूसरे मैदान की तरफ जाएगा तो यहाँ का घर उसको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आकर फिर से घर बनाना पड़ेगा। अब मानव, एक तो परेशानी आदि मानव को यह हो गई कि एक जगह से दूसरी जगह घुमक्कड़ की तरह जीवन जीना पड़ रहा है। अब दूसरी बात यह हो गई कि जहां भी जाएगा वहां नदी जरूर खोजनी पड़ेगी, क्योंकि उसको पानी जरूर पिलाना है पशुओं को, और खुद को भी पानी अगर पीना तो कहाँ से मिलेगा? नदी से मिलेगा। अब इधर उधर जैसे ही जा रहा है तो उसे ऋतुओं ने परेशान करने लगा। ठीक है, ऋतुओं ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कहीं उसे गर्मी लग रही है, कहीं उसे सर्दी लग रही है। अगर उसे गर्मी लग रही है तो उसे क्या करना है? कहीं हवादार जगह पर जाना है, कहीं ठंडी जगह ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, अगर उसे सर्दी लग रही है तो अपने शरीर को सर्दी से बचाना है। ये ऋतुओं ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अब आदि मानव अपने जीवन में स्थायित्व चाहने लग गया था। क्या? स्थायित्व। वो एक जगह रहना चाहता था। आदि मानव अब चाहता था कि अब हमें घुमक्कड़ की तरह नहीं रहना, हम एक ही जगह रहना चाहते हैं। अब एक जगह आदि मानव कब रहेगा? जब वो पशुओं के लिए चारा अपने घर पर ही उगाएगा। पशुओं के लिए चारा जब अपने घर पर उगाएगा तभी आदि मानव का जीवन स्थायी हो सकता है। ठीक है, स्टैंड बाई हो सकता है। एक जगह कब होगा? जब वो अपने घर पर ही पशुओं के लिए चारा उगाएगा। पशुओं के लिए चारा कब उगाया जाएगा? जब वो खेती करना शुरू करेगा। ठीक है, तो आदि मानव ने पशुओं के चारे के लिए खेती करना शुरू कर दिया। और जैसे ही आदि मानव ने खेती करना शुरू किया, हमारे इतिहासकारों ने फिर से एक लकीर खींची कि अब नवपाषाण काल आ गया। क्या आ गया? हमारा नवपाषाण काल आ गया। तो अब आराम से आप लोग कह सकते हो कि नवपाषाण काल में आदि मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर तीन चीजें आपको याद हो गई होंगी। देखो, पूरा पाषाण काल में आदि मानव का काम क्या था? केवल और केवल शिकार करना। ठीक है, केवल शिकार करना। मध्य पाषाण काल में क्या? मध्य पाषाण काल में उसका काम क्या था? पशुओं को पालना। मध्य पाषाण काल में क्या शुरू किया? पशुओं को पालना। और दूसरे नंबर पर रखा जाता था किसको? शिकार को। उसके बाद अगर नव पाषाण काल की हम लोग बात करें तो नव पाषाण काल में सबसे पहले क्या किया गया? खेती। ठीक है, दूसरे नंबर पर रखा गया पशुपालन। ठीक है, और तीसरे नंबर पर वो शिकार अभी भी करता था। ठीक है, शिकार नवपाषाण काल में भी आदि मानव जरूर ही करता था। ठीक है, ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। पूरा पाषाण काल में केवल और केवल शिकार, मध्य पाषाण काल में पशुपालन सबसे पहले नंबर पर। अगर पूछा जाए कि पशुपालन कब शुरू हुआ तो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ, दूसरे नंबर पर आ जाता था शिकार। उसके बाद अगर पूछा जाए कि खेती करना कब शुरू कर दिया तो कब शुरू कर दिया था? नवपाषाण काल में खेती भी करना शुरू कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास को हम अब यहीं पर रोक देते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो पाती क्योंकि बच्चों को नींद आने लग जाती है, पूरी वीडियो बच्चे नहीं देख पाते हैं। स्टूडेंट्स पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं, नींद आने लग जाती है ज़्यादा लंबी वीडियो में। जब कभी हम लाइव आया करेंगे तब हम 1 घंटे की क्लास भी रख दिया करेंगे, लाइव में इतनी नींद नहीं आ पाती है। ठीक है, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।